हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर चैप्टर 14 के नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कम्फर्ट। तो अभी हमारा एयर पोल्यूशन टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर हमारा डिस्कम्फर्ट टॉपिक है। तो डिस्कम्फर्ट कैसे रहता है और किन जगह पर रहता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है डिस्कम्फर्ट के अंदर द एयर ऑफ एक्यूपाइड रूम। तो ऐसे रूम जो कि बिल्कुल बंद होते हैं, एक्यूपाइड होते हैं, कब्जे वाले कमरे रूम को बोल देते हैं। तो उन्होंने बताया द एयर इज ऑक्यूपाइड रूम गेट ऑफ यूजुअली ऑफ द विटलेट ऑफ लॉस ऑफ फ्रेशनेस एंड अनलेस रिप्लेस्ड बाय फ्रेश एयर। तो जैसे कमरे जो कि जिनमें हवा मौजूद होती है और धीरे धीरे जो बंद रहेगी हवा, तो कैसी हो जाएगी, वो हमारी दूषित हो जाएगी। ठीक है, तो दूषित हो जाने पर अपनी मतलब कि जो ताजी हवा वहां पर यानी कि फ्रेश एयर जो है वो वहां पर नहीं आती है। तो फ्रेश एयर खो जाती है और उसके अंदर जो हवा जो रुकी हुई है वो हमारी धीरे धीरे दूषित हो जाती है। ठीक है, तो द एक्यूपेंट इन द रूम ऑफ द एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट ऑफ द सर्टेन स्टेज। तो इसमें कमरे में मौजूद जो लोग होते हैं एक निश्चित स्तर पर असुविधा का अनुभव जो है वो उन्हें हो सकता है। तो ज्यादा देर तक अगर कमरा बिल्कुल बंद रखते हैं तो उसके अंदर डिस्कम्फर्ट महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो वहां पर अंदर जो एयर है वो हमारी कैसी हो जाएगी, वो हमारी दूषित हो जाएगी और फ्रेश एयर जो है वो नहीं रहेगी। ठीक है, तो उसमें जो रहने वाले जो लोग हैं वो डिस्कम्फर्ट महसूस करना स्टार्ट कर देंगे। दिस फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट वाज वंस थ्रो to be the due to chemical change that take place in the air, namely increase the carbon dioxide and decrease the oxygen content as the result of the respiration। तो वही फिर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, फीलिंग द डिस्कम्फर्ट। तो वही जो डिस्कम्फर्ट है वो हमारा महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले ये माना जाता था कि जो ऐसी वो हवा में होने वाले जितने भी हमारे केमिकल जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, और जो हमारा सांस के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में जो है वो बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा है उसमें कमी हो रही है। तो ये हमारा रीजन जो है पहले माना जाता था। ठीक है, के कारण होती है। बाद में जो है ये चीजें पता चली कि कमरे में जो भी चीजें हैं हमारी यानी कि सब्सटेंटली ऑफ वाज स्टेबिलिटी दैट द डिस्कम्फर्ट ऑफ द रूम ड्यू आर ड्यू टू सर्टेन ऑफ द फिजिकल चेंज। तो वही बाद में ये पता चला कि जो कमरे हैं उसमें असुविधा जो हमें होती है तो कुछ उसमें परिवर्तन के कारण भी यानी कि भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेस जो हमारे आते हैं उनके कारण भी असुविधा हो सकती है। तो वो हमारे फिजिकल चेंजेस कौन कौन से हैं, जैसे कि रेज टेम्परेचर, अगर तापमान ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी गिव ऑफ हीट एंड रेज एंड एयर टेम्परेचर। तो वही हमारा जो मानव शरीर जो है उसके अंदर हीट जो है वो छोड़ता है। इंसान का जो शरीर है वो हीट को छोड़ता है, जिससे हमारी जो एयर होती है उसका तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, और इंक्रीज द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर। ठीक है, तो जो हमारी ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर होता है, नमी जो होती है, उस नमी जो होती है वो हमारा जो शरीर है, मानव शरीर जो है वो सांस और पसीने के माध्यम से नमी को छोड़ता है। ठीक है, तो ये है कि हमारी जो बॉडी होती है ना, इंसान की जो बॉडी होती है उसके द्वारा भी ये चीजें जो है रिलीज की जाती है। जैसे कि हीट जो है वो इंसान के शरीर के द्वारा छोड़ी जाती है गर्मी, और ह्यूमिडिटी जो है वो मॉइस्चर वगैरह जो होता है पसीने के जरिए जो है ये हमारा रेस्पिरेशन के जरिए जो है वो छोड़ा जाता है, यानी कि जो नमी होती है वो भी हमारी छोड़ी जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि डिक्रीज इन एयर मूवमेंट व्हेन देयर द ओवरक्राउडिंग एयर मूवमेंट इज ऑब्स्ट्रक्टेड। तो इन्होंने बताया कि भी हवा के आने जाने में अगर कमी हो जाती है, डिक्रीज द एयर मूवमेंट, अगर हवा के आने जाने में कमी हो जाती है, व्हेन देयर इज ओवर क्राउडिंग, और बहुत ज्यादा अगर भीड़ भाड़ है तो एयर मूवमेंट इज ऑब्स्ट्रक्टेड। तो जो हमारी जो एयर है उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो आवागमन है या फिर उसकी जो गतिविधि है वो हमारी क्या हो जाती है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाता है बॉडी ऑडर। तो अनप्लेस्ड ओडोर इज गिवन ऑफ बाय द ह्यूमन बॉडी। तो शरीर से जो है बॉडी ओडोर यानी कि शरीर से गंध आना जो स्टार्ट हो जाती है। तो अनप्लेस्ड ओडोर जो होती है हमारी यानी कि मानव शरीर से जो है गंदी बदबू जो है वो आने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बैक्टीरियल पोल्यूशन हमारा हो जाता है, यानी कि जो हमारे जीवाणुओं की वजह से होने वाला बैक्टीरिया फ्रॉम नोज, माउथ, थ्रोट एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर आल्सो गिवन ऑफ। तो भी हमारा जो नाक है, मुंह है, गला है और श्वसन तंत्र है उसमें जो है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया वगैरह उत्पन्न होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, द अबव फिजिकल चेंज आर द कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीलिंग ऑफ द डिस्कम्फर्ट इन एक्यूपाइड रूम्स। तो वही जो हमारा भौतिक यानी कि फिजिकल चेंज जो हमारे रहते हैं इसके अंदर, तो ये जो फिजिकल चेंज है ये मतलब यानी कि भौतिक परिवर्तन है, ये हमारा सामूहिक रूप से कमरों में असुविधा की अनुभूति के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि डिस्कम्फर्ट होता है, हमें फील होती है, हमें डिस्कम्फर्ट का फील होता है हमें बंद रूम के अंदर, उसके लिए सारी की सारी हमारी भौतिक चेंज जो होते हैं वो हमारे जिम्मेदार होते हैं। पीपल लिविंग इन इल वेंटिलेटेड एंड द ओवर क्राउडेड रूम। ठीक है, तो अगर कोई कम हवादार और भीड़ भाड़ वाले कमरों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा क्या है, असुविधा के अलावा सिर दर्द, नींद ना आना, ध्यान अच्छे से केंद्रित ना कर पाना, असमर्थता उसके अंदर बिल्कुल रहेगी। ये सारी की सारी चीजें क्यों रहेंगी, ये सारी की सारी जो लोग बहुत ही ज्यादा जो है भीड़ भाड़ के एरिया में रहते हैं जहाँ पर हवा बिल्कुल भी नहीं लगती है, तो वहां पर डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, कंप्लेंट करेंगे भी हमें सर दर्द है, हमें नींद भी अच्छे से नहीं आती है। तो ये सारी की सारी समस्याएं, इनएबिलिटी उनके अंदर स्टार्ट हो जाती है। तो सारी की सारी जो से होती है क्योंकि हमारी जो फिजिकल चेंज है उसकी वजह से हमारी अनकंफर्टेबल यानी कि हमारा डिस्कम्फर्ट जो है वो महसूस होता है। द पर्पस ऑफ द वेंटिलेशन टू रिमूव द वेंटिलेटेड एयर एंड रिप्लेस इट बाय फ्रेश एयर। तो जो वेंटिलेशन का जो है वो क्या पर्पस है, वेंटिलेशन इसीलिए लगाया जाता है ना घरों में, तो इसका पर्पस ये है कि हवा को बाहर निकालना और उसकी जगह ताजी हवा घर के अंदर लेकर के आना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें।
तो अब हम बात करेंगे इफेक्टिव टेम्परेचर के बारे में। तो इफेक्टिव टेम्परेचर यानी कि जो हमारा प्रभावशाली जो हमारा तापमान होता है उसके बारे में। एन इंडेक्स हैज बीन, तो इसके अंदर हमारा आ जाता है डिवाइस ऑफ मेजर डिस्कम्फर्ट। तो भाई हमारी जो एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हम माप सकते हैं, ठीक है। तो असुविधा को मापने के लिए, असुविधा मापना यानी कि डिस्कम्फर्ट को जो मेजर किया जाता है जिससे, ठीक है। तो ऐसा इंडेक्स भी होता है जिसके अंदर हम डिस्कम्फर्ट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है हमारा इफेक्टिव टेम्परेचर यानी कि प्रभावी तापमान। यानी कि डिस्कम्फर्ट को मापने का ये है कि भी अगर तापमान ऊपर नीचे है तो इसका मतलब डिस्कम्फर्ट होना संभव है, और अगर टेम्परेचर जो है लिमिट में है तो इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो इफेक्टिव है और फायदेमंद है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो दिस इंडेक्स से कंबाइन इनटू द सिंगल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हमारा, जैसे कि जो भी टेम्परेचर है उसमें नमी है या फिर हमारी हवा का जो आने जाने की जो चीजें होती है या मानव शरीर पर पड़ने वाला जो भी हमारा प्रभाव होता है, ठीक है। तो उस प्रभाव को एक ही मान जो है वो क्या करता है, उसमें समाहित होती है। समाहित कैसे की जाती है इसके अंदर, जैसे कि इफेक्टिव टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है। व्हेन द से ऑफ द इफेक्टिव टेम्परेचर, G means of the temperature of the fully saturated still air which that reduce discomfort of comfort or discomfort. The standard of the physiological comfort under ideal condition are as below. तो इन कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो तापमान होता है ना, जो प्रभावी तापमान होता है, यानी कि जो इफेक्टिव जो टेम्परेचर हमारा होता है उसका जो तात्पर्य क्या है कि पूरी तरीके से उसमें सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त जिसको बोल देते हैं, यानी कि स्थिर वायु जिसमें हो जाती है, तो वो जो तापमान है जो कि हमारा डिस्कम्फर्ट उत्पन्न करता है। स्थिर तापमान यानी कि एक तरीके का तापमान बंद है, एयर जो है वो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर रही है, एयर चेंज नहीं हो रही है, दूसरी एयर की जगह फ्रेश एयर अगर नहीं आ रही है, वेंटिलेशन अगर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन जो होती है हमारे, तो उसमें जो तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, फुली सैचुरेटेड और स्टिल एयर इज जो है प्रोड्यूस कंफर्ट एंड डिस्कम्फर्ट। तो ऐसी जो असुविधा जो है वो उत्पन्न होती है हमारी, तो इसमें सुविधा और असुविधा कब महसूस होगी, जो हमारा टेम्परेचर जो है वो सही रहेगा तो हमें कंफर्ट महसूस होगा, और अगर नहीं रहेगा तो डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। और जो इंडियन कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो शरीर है उसके आराम के हिसाब से अगर हम टेम्परेचर देखें तो हमारा इफेक्टिव टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, प्लेजेंट एंड कूल जो है वो हमारा 20 में हम सही फील करते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस होता है वो सुखद और ठंडा टेम्परेचर रहता है, सही मीठी मीठी ठंड हम इसको बोलते हैं। कंफर्टेबल एंड कूल जो होता है वो 20 से 25 तक होता है जिसमें हम कंफर्टेबल रहते हैं। और ज्यादा कंफर्टेबल अगर हम देखें तो हमारा 25 से 27 रहता है, और अगर होट में देखें तो हमारा जो है 27 प्लस जो होता है वो हमारा गर्मी का जो टेम्परेचर है वो हमारा रहता है, ठीक है। तो ये हमारा इफेक्टिव टेम्परेचर है जिसमें हम अच्छा महसूस करते हैं, थोड़ी ठंड महसूस करते हैं, कंफर्टेबल ठंड है और बहुत ही कंफर्टेबल ठंड है, और गर्मी जो है वो हमारा 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जो होता है वो हमारा हॉट टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भैया हम जानेंगे सबसे पहले कि वेंटिलेशन क्या होता है, ठीक है। वेंटिलेशन में भी द डिफाइंड ऑफ एक्सचेंज एयर बिटवीन आउटडोर एंड इंडोर। तो वेंटिलेशन जो होता है उसको परिभाषित किया गया है कि भाई घर के अंदर जो इंडोर जो होती है यानी कि घर के अंदर और बाहर जो हमारी एयर आती जाती है उसके रूप में, यानी कि एयर का जो आदान प्रदान होता है उसके रूप में परिभाषित किया गया, उसको हम क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा बताया गया बाय दिस द स्टेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें हमारा वेंटिलेटेड एयर इंडोर ऑफ द रिप्लेस्ड बाय द सप्लाई ऑफ फ्रेश फ्रॉम द आउटसाइड। वेंटिलेशन इन इट मॉडर्न concept also increase of the control of air temperature, humidity or velocity and purity. This is what we mean by the air conditioning. तो भाई इसमें स्टेजेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो मतलब इसके द्वारा घर के हमारे अंदर यानी कि घर के अंदर की जो हमारी स्थिर और दूषित हवा को बाहर से आने वाली जो हमारी ताजी हवा में बदल दिया जाता है, ठीक है। घर के अंदर स्थिर हवा यानी कि रूम बंद है और बाहर से जो हमारी एयर आ रही है तो उसके अंदर हमारा चेंज कर दिया जाता है, ताजी हवा में बदल दिया जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वेंटिलेशन बोला जाता है। तो वेंटिलेशन जो है वो हमारा मॉडर्न कंसेप्ट है यानी कि आधुनिक अवधारणा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो एयर है, एयर का जो टेम्परेचर है या फिर नमी है हमारी एयर के अंदर, ठीक है, तो उसकी जो एयर की जो नमी है या फिर एयर का जो टेम्परेचर है या फिर उसकी जो स्पीड है, शुद्धता है, उसको नियंत्रण करना भी इसी के अंदर शामिल होता है। तो वेंटिलेशन इसको बोल देते हैं। तो इसको हम एयर कंडीशनिंग भी बोलते हैं। तो एयर कंडीशन जो लगाया जाता है एसी वगैरह जो घरों में होता है, तो इस तरीके से हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए चीजें हमारी लगाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वेंटिलेशन जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप के इसमें बताए गए हैं। तो एक होता है हमारा नेचुरल वेंटिलेशन जो हमारा प्राकृतिक होता है, एक होता है मैकेनिकल और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन जो हमारे द्वारा मशीनीकरण चीजों के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो नेचुरल जो वेंटिलेशन होता है इसके अंदर अबाउट ऑफ सर्टेन फोर्सेज ऑफ ऑपरेट इन नेचर एंड द वाइड, जैसे कि हवा हमारे चल रही है, फोर्सेज नेचर ऑफ अबाउट नेचुरल वेंटिलेशन द मूवमेंट फ्रॉम द प्लेस अनदर, ठीक है। तो इसमें जो ये प्रकृति के द्वारा हमारी जो हवा चलती है तो ये हमारा मुख्य प्राकृतिक शक्ति है कि वेंटिलेशन की हमारी प्राकृतिक साधन है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हमारी हवा जाती है प्राकृतिक वेंटिलेशन के कारण ये बनती है, और जो वायु है वो बहती रहती है, अशुद्धियां जो है वो बाहर ले जाती है, जितनी इम्प्योरिटीज होती है ना उनको जो है बाहर लेकर के जाती है। और इसमें जो हवा के बहने की जो हमारी जो प्रवृत्ति होती है, रिफ्लेक्शन उसको हम बोलते हैं,
ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें इसको क्या कॉल्ड ऑफ द एस्पिरेशन, तो इसमें हमारा बोला जाता है प्रकाशन उसको बोला जाता है जो हवा की अशुद्धियों को हमारा बाहर लेकर के जाती है। देन एक जो प्रवृत्ति होती है उसको परफ्लेक्शन बोलते हैं। और वायु न केवल बहती है बल्कि वो क्या करती है, एक समय ऐसा आता है तो चूषण की क्रिया भी करती है, यानी कि शो जो हमारा जो सक्शन करने का जो काम होता है, एयर जो है वो भी काम हमारा करती है। ठीक है। तो इसमें जो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, एस्पिरेशन बोला जाता है। तो ट्यूशन का जो काम होता है उसका एस्पिरेशन बोलेंगे। और इस प्रकार परफ्लेक्शन और एस्पिरेशन जो है वो क्रिया जो होती है हमारी एयर की, वो प्राकृतिक वेंटिलेशन की सहायता से हमारी काम करती है। तो ये दोनों के दोनों प्रोसेस जो एस्पिरेशन से जो हमारा है या फिर हमारा परफ्लेक्शन से, ये दोनों ही प्रोसेस जो है हमारे नेचुरल्स के अंदर आते हैं, ट्यूशन का काम भी करती है और इंटरनेट को बाहर निकालने का भी वर्क करती है। डिफ्यूजन के अंदर आ जाता है, ये हमारी क्या होती है, इसमें जो हमारी प्रॉपर्टी ऑफ ऑल गैसेस, तो भाई जितनी भी हमारी गैसेस इसके अंदर होती है, तो गैसों का एक गुण होता है कि वो हवा के अंदर फैलती है, मतलब कि फैलती जाती है। एक जो इसका जो फ्लो जो प्रोसेस होता है, ये एक गुण होता है गैस का कि वो हवा के अंदर फैलती जाएगी। जो प्रॉपर्टी होती है ना, ऑल गैस डिफ्यूजन ऑफ द स्प्रेड आउट, वो फैलती जाएगी हवा के अंदर। रेदर ए स्लो प्रोसेस, मतलब कि धीरे होता है प्रोसेस बट वो फैलती ही जाती है। बाय द प्रॉपर्टी आर इंटर इवन थ्रो ऑफ द स्मॉलेस्ट ओपनिंग, तो इसमें क्या जाता है, ये जो इसका जो क्वालिटी होती है इसके कारण हवा जो होती है वो छोटे से छोटे छिद्रों में भी प्रवेश कर जाती है। तो ये हमारी जो होती है ये छोटे से हवा के छोटे से छोटे छिद्र में प्रवेश कर जाती है, यानी कि सारी की सारी एयर के अंदर ये मिक्स हो जाती है। कहने का मतलब ये है। तो ये हमारी जो है डिफ्यूजन बोला जाता है इसको, कि ये जो है धीमा प्रोसेस होता है हमारे गैस का, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, इसका जो गुण है उसके कारण हवा जो है वो छोटे से छोटे छिद्रों में भी प्रवेश कर जाती है। एयर अगर गैस है तो गैस के छोटे से छोटे छिद्रों में भी प्रवेश कर जाएगी एयर। तो जो खाली से खाली चीजें हमें दिखाई देती है उसके अंदर भी हवा भरी होती है। टेम्परेचर के तौर पर अगर हम देखें, जो हमारा नेचुरल है, तो इसमें हमारा जो ऑलवेज टेम्परेचर जो रहता है डिफरेंस बिटवीन द इंडोर आउटडोर, तो हमारा घर से बाहर और जो घर के अंदर जो हमारा तापमान बना रहता है घर का, तो उसकी तुलना में हमारा जो घर के अंदर का तापमान होता है बाहर की तुलना में ठंडा होता है। ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर का जो अंतर होता है ये हमारे जो गर्म जगह होती है, गर्म एरिया होते हैं या ठंडे एरिया होते हैं, और उनके हवा का जो प्रवाह होता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी ये चलती है। क्योंकि जो whenever there the temperature differences there the movement of air, ठीक है, फ्रॉम द हॉट रीजन मूविंग टुवर्ड्स ऑफ द कूलर रीजन इन द समर मंथ, जो हमारे गर्मी के जो महीने होते हैं, देयर वी कीप ऑफ द डोर एंड विंडोज शट टू कीप ऑफ द हॉट एयर। तो इसमें जो हवा का जो प्रभाव होता है, इसलिए जो हमारी जो गर्मियां होती है ना, गर्मी के महीने में हम जो गर्म हवा को अंदर आने से रोकने के लिए दरवाजे और खिड़कियां जो है वो हम बंद कर लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा टेम्परेचर को रोकने का एक सीधा सा मेथड है कि बाहर से गर्म हवा आ रही है और रूम गर्म हो रहा है, तो इससे अच्छा हमारे खिड़की और दरवाजे हम बंद कर लें। ठीक है। तो ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने का प्रोसेस जो है वो रहता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमारा ये थे वेंटिलेशन के टाइप नेचुरल टाइप में। तो ये तो हवा आना और डिफ्यूजन होना ये हमारे नेचुरल मेथड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो नेक्स्ट हम इसमें आ जाता है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन कैसा होता है, जैसे कि मैकेनिकल हमारा होता है, तो आर्टिफिशियल में हमारी टाइप रहती है। सबसे पहले आ जाता है एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। एग्जॉस्ट वेंटिलेशन क्या होता है, जिससे जो अंदर की जो एयर होती है कुछ भी होता है बाहर निकाला जाता है। जैसे कि किचन में एग्जॉस्ट लगा देते हैं, किसी प्रकार का धुआं, किसी प्रकार की नमी या कोई भी चीज है वो घर से बाहर निकल जाती है। तो ये हमारी क्या है, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन हमारा इसके अंदर आ जाता है। पैलेनम वेंटिलेशन इसके अंदर आ जाता है। ठीक है। बैलेंस वेंटिलेशन इसके अंदर आ जाता है। एयर कंडीशन आ जाता है। तो एयर कंडीशन का तो पता ही है, गर्मियों में सबके घर में लगा होता है कि हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखने वाला, वेंटिलेशन को मेंटेन रखने वाले ऊपर जो बनाए जाते हैं। ठीक है। पैलेनम वेंटिलेशन होते हैं जो कि हमारे बिल्कुल भी इन्वायरमेंट का बैलेंस रखते हैं, इंडोर और आउटडोर। ठीक है। तो ये हमारे हो जाते हैं आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, अब हम इसमें देखते हैं कि भी हमारे जो चारों के चारों जो हमारे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन है उनका वर्क प्रोसेस क्या है। तो अभी वर्क प्रोसेस इनका आ जाता है जो हमारा एग्जॉस्ट वेंटिलेशन होता है। इन दिस सिस्टम एयर ऑफ एग्जॉस्ट बाय द स्पेशल फैन फ्रॉम द एग्जॉस्ट फैन। तो ये बताइए, अभी एक स्पेशल पंखा जो है इसमें लगाया जाता है। फैन जो है वो बिजली का एक पंखा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का, एंड द एयर प्रेशर ऑफ द रूम lowered leave the particle vacuum and the filled press of the outside region of the room to the door and window and other openings. Exhaust and the installed place of congregations of the overcrowding, the cinema hall, assembly hall, operations theater and जो इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर। ठीक है। These fan of the filtered high up of the external wall of room circulation opening जो हमारी होती है, या फिर speed of the fan and the regulated to repeat exhaust give the sensation of discomfort। तो एग्जॉस्ट वेंटिलेशन हमारा किसको बोला जाता है, ये इस तरीके का प्रोसेस है, यानी कि इस तरीके का एक सिस्टम है एग्जॉस्ट का, जो कि जो पंखे लगाए जाते हैं, यानी कि एक फैन होता है जो लगाया जाता है पंखा, उसके द्वारा क्या हो जाता है, उसके द्वारा अंदर की जो चीजें को बाहर निकाला जाता है। पंखा जो है बिजली से चलने वाला ये हमारा होता है, छोटा सा भी देखा होगा, बहुत छोटे छोटे साइज में भी हमारे आते हैं। तो कमरे की जो हवा का जो प्रेशर बन रहा है उससे वो कम हो जाता है, और इसमें जो सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो बाहर निकलती है, जिससे कि दरवाजे, खिड़कियां और अन्य जो हमारे खुले जितने भी और बाहर जाने वाली जो ताजी हवा है वो तुरंत भर देते हैं, यानी कि बाहर जाएगी गंदी हवा और अंदर आएगी अच्छी हवा। ठीक है।
तो ये जो होती है ये हमारी आने वाली जो ताजी हवा है ये तुरंत कर देता है, जिसमें एग्जॉस्ट फैन जो है, जैसे कि सिनेमा हॉल है, सभा है, कक्षाएं वगैरह है, ऑपरेशन थिएटर है, या फिर हमारी जो फैक्ट्री कंपनियां हैं, उद्योग धंधों की जो चीजें होती हैं, भीड़ भाड़ की जो जगह होती है, तो उनमें सारे के सारे लगाए जाते हैं। तो ये जो फैन होते हैं, ठीक है, ये जो हमारे फैन होते हैं ये क्या करते हैं, ये फैन कमरे की बाहरी दीवार के ऊपर जो है गोलाकार के जो छिद्र है वो बनाए जाते हैं वहां पर, ठीक है। तो ओपनिंग सर्कुलेशन जो ओपनिंग होती है वो हमारी यहाँ पर बनाई जाती है, और जो स्पीड होती है इस पंखे की, जो स्पीड होती है उस पर जो है कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेटेड जो है वो सिस्टम किया जाता है। और ये क्या करता है, बहुत ही तेज गति से हवा जो है बाहर निकालने पर जो है बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग गिव द सेंसेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट, यानी कि बहुत ज्यादा अगर तेजी से ये अंदर की हवा को बाहर निकालेगा, यानी कि एग्जॉस्ट फैन अगर आप ज्यादा मात्रा तक, ज्यादा टाइम तक अगर आप बिना बात भी चलाए रहेंगे, यानी कि घर के अंदर किचन में जब काम कर रहे हैं तभी एग्जॉस्ट फैन चलाना चाहिए, अगर अदरवाइज अगर ज्यादा चलाएंगे तो घर के अंदर आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा तेजी से हवा को बाहर की तरफ फेंक देगा, ठीक है। तो इसमें डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है, तो सबके घर में किचन में ये चीजें लगी हुई होती हैं। तो भाई नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं पैलेनम वेंटिलेशन। तो पैलेनम वेंटिलेशन जो होता है हमारा, ये हमारा इस तरीके का प्रोसेस होता है, इन दिस स्टाइल एयर द passes into the room, the just of the opposite of exhaust ventilation, पैलेनम सिस्टम ऑफ द वेंटिलेशन इज सीन ऑफ द सर्टेन इंडस्ट्रीज। तो भाई ये हमारा जो है एक, यानी कि जिसका बेस बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल समतल हम जिसको बोल देते हैं, तो ये इस तरीके का हमारे निकास होता है, इस तरीके से हमारा जो एयर निकाली जाती है। तो ये एक बिल्कुल फ्लैट वाला वेंटिलेशन जो प्रोसेस होते हैं उनसे मिला जुला एक चीज होती है हमारी, जो कि ये जो वेंटिलेशन है इसका प्रोसेस उपयोग में करने के लिए हमारी जो नेचुरल जो चीजें हैं, यानी कि इसके अंदर जो हमारा प्रोसेस जो हमारा इसके अंदर आता है, मतलब कमरे की जो हवा होती है ना, कमरे की हवा को जबरदस्ती प्रवेश करा जाता है कमरे के अंदर, ऐसा प्रोसेस है। जबरदस्ती हवा प्रवेश कराने का मतलब क्या है कि इसमें जो वेंटिलेशन है वो बिल्कुल उल्टा होता है, अपोजिट ऑफ द एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, ठीक है। तो कमरे की जो हवा है वो बिल्कुल हमारी अपोजिट इसके अंदर होती है, और पैलेनम वेंटिलेशन का जो प्रोसेस हमारा होता है ये ज्यादातर हमारा इंडस्ट्रीज वगैरह में ही किया जाता है। अपोजिट जो हमारा प्रोसेस होता है वो हमारा इसके अंदर पैलेनम वेंटिलेशन के अंदर होता है, जो कि फैक्ट्री और कारखानों में ही काम में ला जाता है। और बैलेंस हमारा वेंटिलेशन के अंदर देखा जाए तो ये हमारा कंबाइंड होता है, इसका कंबाइन होता है जो एग्जॉस्ट और जो पैलेनम सिस्टम होता है ना वेंटिलेशन का, इन दोनों को जोड़ करके मतलब ये हमारा किया जाता है, संयोजक होता है दोनों का, ठीक है। Then is the system of ventilation of the employed, the natural system of ventilation of the internally dispensed with। तो भाई इसके अंदर जो हमारा ये जो वेंटिलेशन होता है ना, इसका जो प्रोसेस होता है, इसका उपयोग जो प्राकृतिक वेंटिलेशन की जो प्रोसेस होता है उसको पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है इसके अंदर, यानी कि प्राकृतिक जो हमारा वेंटिलेशन है वो जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें दोनों हमारा क्या गया एग्जॉस्ट और पैलेनम सिस्टम जो दोनों आने के बाद जो हमारा नेचुरल प्रोसेस होता है वो हमारा खत्म हो जाता है। ऐसे हमारा एयर कंडीशन के अंदर क्या होता है, एयर कंडीशन में बिकमिंग पॉपुलर ऑफ द कंट्री। तो एयर कंडीशन तो सब जगह पॉपुलर हो चुका है, गर्मियों में सबके घरों में जो है वो एसी लगा हुआ होता है। देयर आर द कंडीशनिंग टू द कंट्रोल ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ इट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द इस वेलकोसिटी टू एज एंड द प्रोवाइड कंडीशन ऑफ कंफर्ट। तो वही देश में एयर कंडीशन की जो लोकप्रियता है वो बहुत ही ज्यादा है। तो इसमें हवा का जो हमारा तापमान होता है उसके अंदर जो नमी है और हवा की जो हमारी गति है वो इस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है कि इससे आरामदायक परिस्थिति जो है ना वो उत्पन्न हो जाती है, यानी कि आरामदायक कंडीशन जो है हमारे रूम की टेम्परेचर की वो हमारी हो जाती है एयर कंडीशन के चलने से, ठीक है। तो मतलब क्या करता है ये कूलिंग करता है, तो कूलिंग वहां पर रहती है, तो ह्यूमिडिटी भी वहां पर रहेगी, नमी हमारी वहां पर हो जाती है, ठीक है। तो नमी भी बनी रहती है, हवा का जो तापमान है उसके अंदर नमी रहती है, तो इस प्रकार से उसको कंट्रोल भी किया जाता है कि कितने से आपने चलाना है एसी को, तो उसको कंट्रोल रखो। और ह्यूमिडिटी जो वहां पर रहती है, नमी रहने के कारण जो है ये जो है एयर कंडीशन जो है ये हमारा कंफर्ट महसूस कराता है, आरामदायक स्थिति प्राप्त होती है, ठीक है। तो आपने कंट्रोल वहीं पर रखना जहाँ पर आपको आरामदायक स्थिति प्राप्त हो, ज्यादा कम और ज्यादा करने से आपको दिक्कत भी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, अब जब हम बात करेंगे इसमें लाइटनिंग की, लाइटनिंग यानी कि प्रकाश, द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड लाइटनिंग, हमें अच्छे प्रकाश की जरूरत क्यों होती है वो देखेंगे इसके अंदर। होनी चाहिए क्योंकि अच्छे प्रकाश के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। तो अच्छी रोशनी की जरूरत इसमें देखेंगे, गुड लाइटनिंग एसेंशियल फॉर द प्रॉपर विजन। तो अच्छे तरीके से कोई भी चीज देखने के लिए हमें प्रॉपर जो है लाइट जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड लाइटनिंग, तो हमारी जो अच्छी जो हमारी प्रकाश, अच्छा प्रकाश या अच्छी रोशनी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कैसे होती है, तो सफिशिएंसी हम सबसे देखेंगे, पर्याप्त जो होती है, द intensity of the light must be the sufficient carry on the intent work without any eye strain। तो भी हमारा अगर प्रकाश है अगर वो बहुत अच्छी तरीके से रहता है और वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आपको पर बिना किसी स्ट्रेस के हमारा जो हम कार्य जो कर रहे हैं वो किया जा सके, यानी कि विदाउट एनी आई स्ट्रेस। तो हम किसी तरीके का काम कर रहे हैं तो हमारी आंखों पर स्ट्रेस नहीं पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट मस्ट बी द यूनिफॉर्म ओवर द होल फील्ड ऑफ वर्क। तो भी प्रकाश जो होता है वो अच्छे तरीके से फैला हुआ होना चाहिए, हर क्षेत्र यानी कि जगह के हर तरीके से समान रूप से फैला हुआ होना चाहिए, ताकि सारी चीजें अच्छे से दिखाई दे। पर्टिकुलर एक जगह पर स्पॉट रहेगा तो साइड की जो चीजें हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। तो जो हमारा जो प्रकाश है वो फैला हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया आंसर ऑफ द ग्लेयर। तो ग्लेयर मीन्स ऑफ एक्सेसिव ब्राइटनेस, इट इज द हंट आईज एंड द डिक्रीज ऑफ द क्रिटिकल विजन, इट इज एन ऑफ इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ द
एक्सीडेंट, स्पेशली रोड एक्सीडेंट। तो अभी इन्होंने बताया कि चकाचौंध किसको बोलते हैं हम, इसमें बोला जाता है गलारे। गलारे के में एब्सेंस ऑफ ग्लेरे, यानी कि जो हमारा चकाचौंध का अभाव अगर होता है, यानी कि अच्छे तरीके से प्रकाश नहीं होता है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, एक्सेसिव चमक हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्राइटनेस हो जाए, बहुत ज्यादा, जैसे चौंधा लगना हम जिसको बोलते हैं, चकाचौंध हो जाता है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, इसमें क्रिटिकल विजन कंडीशन हमारी हो जाती है, तो इसमें आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और हमारी जो आंखें होती हैं उनकी जो विजन जो होता है उसको भी कम करते हैं। कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का कारण कि हमारी दुर्घटना वगैरह हो सकती है, और सबसे ज्यादा तो इसमें क्या हो जाता है, रोड एक्सीडेंट इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हो सकता है। एब्सेंस ऑफ द शार्प ऑफ शैडो, तो अब इसमें जो तीखी छाया का भाव जो होता है, यानी कि जो परछाई वगैरह हो जाती है, शार्प शैडो जो है वो नहीं होती है, तो शैडो इंटरफेयर विद विजन, देयर दैट शुड बी द प्रेजेंस ऑफ द फील्ड ऑफ विजन। तो अभी जो तीखी जो छाया जो होती है, यानी कि जो परछाई जो होती है, वो दृष्टि में जो बाधा डालती है, और जो हमारी जो भी विजन जो हमारा होता है उसकी जो जगह होती है उसमें मौजूद नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज है, प्रकाश पड़ रहा है, कोई आप पढ़ रहे हो और उससे किसी तरीके की परछाई पड़ रही है, तो फिर वो आपको वो भी अंधेरा ही लगेगा, वो किसी प्रकार से आपको साफ नहीं दिख पाएगा। ठीक है, तो किसी प्रकार की जो शैडो होती है वो भी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का चकाचौंध रोशनी है वो भी नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट इसमें आ जाता है स्टिलनेस। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, इसमें जो हमारे प्रकाश जो है वो शिथिल होना चाहिए। शिथिल इन द सेंस की प्रकाश जो है एक तरीके से रुका हुआ होना चाहिए। अगर ज्यादा कम ऐसे लाइट जो कम ज्यादा हिलती रही जाती रही, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें शिथिलता जो है वो नहीं रह पाती है। ठीक है, द सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी द कांस्टेंट। तो भाई जो लाइट का जो सोर्सेज है वो कांस्टेंट होना चाहिए, शुड नॉट ऑफ द फ्लिकर। ठीक है, तो शिथिल होना चाहिए, उसको टिमटिमाना नहीं चाहिए, यानी कि बार बार लाइट जो है कम ज्यादा या इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा कलर। ठीक है, तो कलर किस तरीके का हमारा होना चाहिए, कलर, द कलर ऑफ द लाइट इज नॉट इम्पोर्टेंट एज लॉन्ग एज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द एडिटेड। तो रंग जो है उसके प्रकाश का कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है जब तक की तीव्रता प्राप्त हो, यानी कि अगर तेज प्रकाश है तो रेड है, व्हाइट है, तो किसी प्रकार का प्रकाश हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, बट वो ज्यादा होना चाहिए, प्रकाश डिम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, और हम इसमें देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लाइट। तो जो लाइट होता है, जो प्रकाश होता है, उसको कैसे मापेंगे हम। तो लाइट ऑफ द यूजुअली मेजरमेंट ऑफ द टर्म ऑफ फुट कैंडल्स। तो फुट कैंडल्स जो होता है उसके द्वारा हमारा जो हमारा लाइट होती है उसको मापा जाता है, उसको मेजर किया जाता है। फुट कैंडल डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बी ड्राइव ऑफ द पॉइंट प्लेस and the distance of foot from the light sources of a standard candle power and the recommended light of intensities आर द फॉलोइंग। तो अभी हमारा जो प्रकाश होता है फुट कैंडल्स नाम से जो उपकरण होता है उसके द्वारा मापा जाता है। तो फुट कैंडल का तात्पर्य क्या जाता है कि जो हमारा जो प्रकाश है ना, जो हमारी रोशनी है उसकी तीव्रता से है, जो कि एक मानक कैंडल पावर जो होती है उससे एक स्रोत होता है और एक फुट की दूरी पर स्थित किया जाता है और उसको बिंदु पर जो है प्राप्त होती है उसको। तो किस तरीके से होती है वो बिंदु हम कैसे देखेंगे, इसमें जो रिकमेंडेड लाइट इंटेंसिटी हमारी दी है, जैसे लिविंग रूम है तो उसके अंदर फुट कैंडल जो है वो 7 होना चाहिए उसका पॉइंट। ठीक है, अगर रीडिंग है कैजुअल रीडिंग है तो 6 से 10 के बीच में उसका होना चाहिए। ठीक है, सस्टेन्ड रीडिंग अगर है तो वही उसके अंदर उसमें 10 से 15 होना चाहिए। बाथरूम है तो 6 से 10, बेडरूम है तो 4 से 6, और जो हमारा स्टेयर्स वगैरह हमारी इसके अंदर है, यानी कि हमारा बाथरूम है, स्टेयर यानी कि सीढ़ियां वगैरह हमारी हो जाती है, तो सीढ़ियों में 2 से 4, सीढ़ियों में जो रोशनी होती है 2 से 4 बहुत होती है। लैबोरेटरीज अगर हमारी है तो उसमें 20 होनी चाहिए, सबसे ज्यादा लाइट की जरूरत लैबोरेटरी के अंदर होती है। ऑपरेशन थिएटर है उसमें तो उससे भी ज्यादा, ऑपरेशन थिएटर में जो हमारा जो फुट कैंडल के हिसाब से जो पॉइंट है वो 75 होनी चाहिए। सबसे ज्यादा रोशनी, सबसे ज्यादा तेज रोशनी की जरूरत ऑपरेशन थिएटर में होती है, फिर लैबोरेटरी में होती है, फिर हमारे जो घर की जो जगह होती है सस्टेन जो रीडिंग करने की जो जगह होती है, यानी कि अचानक से पढ़ना पड़ जाए या रीडिंग का आप रेगुलरली अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, सस्टेन रीडिंग अगर आप कर रहे हैं, यानी कि रेगुलरली आपने वहां पर अपना रीडिंग रूम बना रखा है तो वो 10 से 15 होना चाहिए। तो ये हमारे कुछ पॉइंट के हिसाब से हमने अपनी जो रोशनी है यानी जो प्रकाश है उसका देखना है। नेचुरल लाइट जो हमारी होती है, तो नेचुरल लाइट के माध्यम से अगर हम देखें, नेचुरल लाइट ऑफ द ड्राइव मैनी फ्रॉम द स्काई एंड द पार्टली बाइंग ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड द डिपेंड अपॉन द टाइम ऑफ डे सेशन वेदर एंड क्लाउड। तो जो प्राकृतिक रोशनी है, प्राकृतिक रोशनी में तो ये होता है कि नेचर के हिसाब से हमारी जो लाइट होती है, ठीक है, प्रकृति के हिसाब से जो प्रकाश है वो मुख्य रूप से आकाश से और आंशिक जो है उसी चीजों से आता है। आकाश की जो चीजें हैं उन्हीं पे डिपेंड होता है हमारा। ठीक है, तो उन पे डिपेंड होता है तो क्या हो जाता है, जैसे कि मौसम चेंज होता है, जलवायु बादलों पर निर्भर होता है कि बादल हो रखे हैं, बारिश हो रखी है, तेज धूप निकली हुई है, तो उसी के हिसाब से हमें प्रकाश जो है वो मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी प्लानिंग ऑफ द नेचर लाइटनिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट बी टेकन इनटू। तो भी हमारे जो प्राकृतिक प्रकाश की जो योजना बनाते समय उन्हें कारक हमारे ध्यान में रखे जाते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं वो देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे कंसिडरेशन देखेंगे। तो कंसिडरेशन के अंदर हमारी आ जाती है कि भाई अगर हम घर बना रहे हैं तो अगर हमें चाहिए अपने घर में पूरी रोशनी, तो ये इन बिंदुओं पर आप विचार जरूर करेंगे। तो कंसिडरेशन है, इसमें विचार हमें ये करना है कि विजिट मस्ट फेस नॉर्थ एंड साउथ फ्रॉम द यूनिफॉर्म्स ऑफ लाइटनिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में प्रकाश रहे तो आपके घर का मुंह जो है वो किस तरफ होना चाहिए, वो नॉर्थ और साउथ की तरफ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा में जो है घर का मुंह होना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शंस नियर ऑफ द बिल्डिंग साउथ की द रिमूव आइदर होली ऑफ द पार्टली। और अगर कोई भी किसी तरीके की रुकावट है, घर बना रहे हो आप और
रोशनी की रुकावट है तो उसे रिमूव कर देना चाहिए। द विंडो शुड बी द प्रॉपर्ली प्लान विद द रिगार्ड ऑफ साइज एंड शेप। और जो खिड़कियां वगैरह है उनको बनाते टाइम उनका जो आकार है और आकृति है तो उसको ध्यान रखें, वो उचित रूप से बनाई जानी चाहिए। ठीक है, चौड़ी खिड़कियां और लंबी खिड़कियों की तुलना में अधिक प्रकाश मिलता है, यानी कि आपने खिड़कियां जो है घर में छोटी छोटी नहीं, बड़े बड़े साइज और शेप की खिड़कियां जो वो आपने घर में लगानी है। ठीक है, और बॉर्डर विंडो गिव ऑफ द लाइटनिंग एंड द टेलर विंडोज। तो भी आमतौर पर जो हमारी खिड़की जो होती है लंबी खिड़कियों की तुलना में अधिक प्रकाश मिलता है, यानी कि चौड़ी खिड़कियों की बजाय जो लंबी खिड़कियां लगाते हैं ना उनमें ज्यादा प्रकाश जो है वो घर के अंदर आता है। चौड़ी की बजाय हमें लंबी खिड़कियां जो है घरों में लगवानी चाहिए। तो इसमें एज ए रूल विंडो एरिया शुड बी 1/10 ऑफ द फ्लोर एरिया। तो आमतौर पर जो खिड़की का जो हमारा जो जगह होती है यानी कि क्षेत्रफल पर होता है वो 10वां हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, और इंटीरियर ऑफ द रूम शुड आल्सो रिसीव अटेंशन to many of the curtain and the screens obstructions natural light. Similarly, white wall improve lighting compared to the colored walls। तो भाई इनका कहना ये है कि भाई आपने कमरे में जो आपका जो रूम होता है उसका जो इंटीरियर आप करवा रहे हैं तो अंदर का जो भाग होता है उस पर ध्यान देना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो उसमें जो आप इंटीरियर आप लगवा रहे हैं तो बहुत अधिक पर्दे या फिर कोई स्क्रीन प्राकृतिक प्रकाश में बाधा करते हैं, यानी कि आप पर्दे अगर उसमें डाल देते हैं बहुत ही ज्यादा मोटे पर्दे आपने लगा दिए तो फिर वहां अंधेरा ही रहेगा, तो प्रकाश में बाधा रहेगी, घर के अंदर जो रोशनी अच्छे से नहीं आएगी। तो इस प्रकार रंगीन दीवारों की तुलना में अगर आप दीवारों पर सफेद पेंट कराते हैं तो आपके घर में और भी ज्यादा रोशनी रहेगी, क्योंकि जो सफेद कलर होता है वो रोशनी को बनाए रखता है। ठीक है, और जो किसी भी प्रकार की जो रोशनी है अगर उसको बेहतर बनाना है, आपने बहुत अच्छा करना है, तो कमरे की जो छत है वो हमेशा सफेद होनी चाहिए। ठीक है, तो इंटीरियर पे ध्यान देना है, कर्टन वगैरह ज्यादा गहरे गाढ़े या मोटे ना हो। ठीक है, दीवारें जो है गाढ़े वगैरह पेंट ना कराएं, व्हाइट कलर कराना है, छत पे भी व्हाइट कलर कराना है। तो इस तरीके से जो रिएक्शन जो आता है कलर का हमारा वो हमारा लाइट रहेगा और घर के अंदर रोशनी रहेगी। ठीक है, और डे लाइट फैक्टर जो हमारे होते हैं, डे लाइट फैक्टर यानी कि दिन के उजाले में जो हमारी चीजें रहती हैं, फैक्टर जो हमारे होते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ द डे लाइट ऑफ मेजर नॉट द टाइम ऑफ द फुट कैंडल्स बट द यूनिट कॉल्ड डे लाइट फैक्टर। डे हम जिसको बोलते हैं, दिस इज द मेजर बाय द स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ऑफ द डे लाइट फैक्टर मास्टर फैक्टर meter of the recommended that the daylight factor should be at least 1% in room। तो भी हमारा जो दिन की जो रोशनी होती है उसके अंदर जो हमारे फैक्टर रहते हैं दो कौन कौन से हो सकते हैं। दिन के उजाले में जो सबसे पहले फुट कैंडल जो है वो हमारी मतलब कि दिन के उजाले में जो है फुट कैंडल से नहीं मापा जाता, दिन का उजाला जो है फुट कैंडल से नहीं मापा जाएगा। उसके लिए हमारी जो चीजें होती है वो हमारा डे लाइट फैक्टर के जो हमारा डे लाइट फैक्टर होता है ना, डीएफ जो होता है उससे मापा जाता है, उससे मेजर किया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक स्पेशल जो है इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। ठीक है, और इसमें इकाई को मापा जाता है, डे लाइट फैक्टर मीटर नामक एक जो है इंस्ट्रूमेंट हमारा पाया जाता है जिसे मापा जाता है ये। और कमरे में डे लाइट फैक्टर जो है वो कम से कम 1% होना चाहिए, यानी कि 1% की मात्रा जो है वो हमारी होनी चाहिए कि भाई ये डे लाइट फैक्टर है, ये मेजर करेगा कि भाई दिन की जो रोशनी है वो हमारी कितनी होनी चाहिए घर के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, ये तो अपनी चॉइस पे भी निर्भर करता है कि घर में रोशनी कितनी ज्यादा किसको पसंद है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, और अगर भाई किसी के घर में अगर डे लाइट नहीं हो पाती है, नहीं पॉसिबल हो पाती है, इंटीरियर ऐसा नहीं है या कुछ ऐसी बाधा है तो आर्टिफिशियल लाइट जो है वो आप उपयोग कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल लाइट जो है उसका उपयोग किया जाता है। वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन डे नाइट ड्यूरिंग ऑल आवर, नॉट ओनली ड्यूरिंग नाइट टाइम बट आल्सो सम टाइम ड्यूरिंग डे टाइम वी नीड आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टू मेन सोर्सेज। तो भाई इन्होंने बताया है कि भाई हम जो है हर समय दिन के उजाले पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो सभी को पता है कि दिन का उजाला तो सिर्फ दिन में ही रहता है, रात को नहीं हो सकता है ये। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बादल हो रखे हैं, बारिश हो रखी है, सर्दियां धूप नहीं निकल रही तो भी हमारी जो है समस्या बढ़ जाती है। तो हम हर समय जो है दिन का जो उजाला होता है उस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, नॉट ओनली ड्यूरिंग नाइट डे, और न केवल रात के समय बल्कि कभी कभी दिन के समय भी हमें जो आर्टिफिशियल लाइट है उसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, दिन में भी हमें लाइटें जलानी पड़ती है, अगर रूम बंद है तो उसके अंदर भी हमें लाइटें जलानी पड़ती है, स्टोर रूम है वहां भी हमें लाइटें जलानी पड़ती हैं। तो इसके जो मेन सोर्सेज होते हैं तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब लगाए जाते हैं, बिजली के जो बल्ब होते हैं, इलेक्ट्रिक जो हमारे जो करंट हीट अप ऑफ दैट ऑफ फिलामेंट्स दैट द इमिट्स लाइट। तो ये कैसे होते हैं हमारे, ये जो हमारे बल्ब जो हमारे होते हैं इसमें टंगस्टन से फिलामेंट्स को गर्म करती है और तुरंत प्रकाश हो जाता है हमारा। तो बल्ब है, सभी को पता है कि बटन ऑन करते ही लाइट जो ऑन हो जाती है। नेक्स्ट हमारी ट्यूब लाइट आ जाती है। देयर इज glass tube filled with mercury vapor and the electrode fitted each end of the tube in the inside of tube of the coated with the certain chemicals with the absorb of the ultraviolet radiation and tube light are the economies in the use of the electricity. The light they give is cool and efficient. Tube light are the extremely used
these days। तो भी कहने का मतलब इनका ये है कि जो ट्यूबलाइट है, ये तो अब ये तो बहुत पहले की बात है कि पारे वाली जो ट्यूबलाइट होती थी पहले जो जलती थी, कांच से भरी हुई कांच की नली होती थी और नली के दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड लगे हुए होते थे। तो पहले जो दीवारों पे बहुत लंबी लंबी ट्यूब लगाई होती थी उनके बारे में बात हो रही है। नली के अंदर का जो भाग होता था उसमें कुछ केमिकल्स की जो परत है वो होती थी, उसमें जो पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट जो हमारी किरणें जो हो जाती हैं तो उसके अंदर वो अवशोषित करते थे उनको। फिर ट्यूबलाइट बिजली की जो है कम खपत करती थी पहले, और इससे मिलने वाला जो हमारा प्रकाश था वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भी होता था। और आजकल की जो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट का जो है वो व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो ट्यूबलाइट का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये लंबी लंबी ट्यूबें बहुत पहले थी। अब बल्ब की जगह पर जो एलईडी वगैरह लगाते हैं वो हमारी छोटी ट्यूब्स जो है वो आई हुई है, लेकिन प्रोसेस उनके अंदर भी वही होता है। तो ये हमारी आर्टिफिशियल लाइट होती है, हम डे लाइट पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो हम इसका उपयोग करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो अभी हम बात करेंगे नॉइस की। नॉइस मीन शोर शराबा, ठीक है। तो नॉइस जो है उसको कैसे डिफाइन किया गया, नॉइस के बारे में इन्होंने बताया। नॉइस इज डिफाइंड एज द रॉन्ग साउंड इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। द टाइम नॉइस पॉल्यूशन एज रिसेंटली बीन considered to the highlight of the importance of noise as a community health hazard। तो इन्होंने बताया कि शोर को जो है वो किसको बोला गया है, क्या परिभाषा दी गई है शोर की, कि भी शोर जो है ना वो गलत समय पर गलत जगह पर और गलत टाइप का जो आवाज जो साउंड होती है ना उसको शोर बोला गया है। तो ये जो शोर है, ये जो नॉइस पॉल्यूशन है हमारा, शोर प्रदूषण जो है ये हमारा, ये मतलब कि हाल ही में रिसेंटली यानी कि हाल ही में जो हमारी कम्युनिटी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरे के रूप में उभरता आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉइस ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ हैजर्ड, यानी कि हमारे खतरे के रूप में शोर का जो महत्व को उजागर करने के लिए गढ़ा गया है। ये जो शब्द है नॉइस पॉल्यूशन, यानी कि शोर शराबे से होने वाली जो दिक्कतें होती हैं वो हमारे इसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, परिभाषा इसकी दी गई है कि जो हमारी गलत समय पर गलत जगह पर और गलत टाइप की जो ध्वनि यानी कि जो साउंड होती है, जो आवाज होती है, वो जो होती है उसको हम नॉइस बोलते हैं, ठीक है। जरूरत से ज्यादा साउंड होती है उसको। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, और इसमें देखेंगे सोर्सेज ऑफ नॉइस। तो भाई हमारे कौन कौन से स्रोत होते हैं जो कि हमारा शोर शराबा फैलाने का कारण बनते हैं। तो सोर्सेज ऑफ नॉइस के अंदर सबसे पहले आ जाता है डोमेस्टिक सोर्सेज आ जाते हैं, ट्रांजिस्टर, रेडियोज। तो वही सबसे पहले घरेलू चीजें, ट्रांजिस्टर यानी कि पहले रेडियो टेप रिकॉर्ड चलते थे जिनमें गाने चलते थे, तो ये हमारे नॉइस जो है शोर शराबा जो इनसे ज्यादा होता है। ऑटोमोबाइल एंड रेलवे हो जाती है, यानी कि जितने प्रकार के व्हीकल चलते हैं या रेलवे चीजें हो जाती है, फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज से आने वाला शोर शराबा हो जाता है, और एयरक्राफ्ट यानी कि विमान वगैरह होते हैं वो। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी ज्यादा से ज्यादा शोर शराबे का कारण बनती है, लेकिन मुझे लगता है कि ह्यूमन जो है वो ज्यादा शोर शराबा करते हैं, ठीक है। ये मेरी पर्सनल है। नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिटी नॉइस लेवल। कम्युनिटी नॉइस लेवल के अंदर आ जाता है कि कम्युनिटी जो है उसमें शोर का स्तर क्या रहता है। नॉइस ऑफ द मेजर्ड इन द यूनिट नाउ एज द डिसेबल। तो भाई शोर का जो डिसेबल नाम की जो इकाई से अगर मेजर किया जाता है ना, मापा जाता है, तो समुदाय का जो शोर होता है वो हमारा आगे दर्शाया गया है, उसमें हम देखेंगे द रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइस लेवल ऑफ 85 डिसेबल। तो भाई मैक्सिमम नॉइस जो है वो हमारी डिसेबल के हिसाब से 85 बताई गई है, यानी कि 85 है वो बहुत होती है। और एक्सट्रीम लिमिट ऑफ द ह्यूमन नॉइस टॉलरेंस इन द 140 डिसेबल। और जो हमारी सहनशीलता की जो चरम सीमा होती है ना वो 140 डिसेबल होती है। 140 तक हम सहन कर सकते हैं शोर शराबे को, उससे आगे हम उसको सहन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जो नॉइस डिसेबल है वो हमारी 85 होती है, इससे ज्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो भाई अगर हम देखें शोर जो होता है नॉइस होता है, अगर उसको हम मेजर करें तो सबसे पहले हमारे रिकमेंडेड मैक्सिमम क्या बताई है, 85 डिसेबल बताई है। तो 85 जो है वो बहुत होता है, इनफ होता है, इतना ही हम जो है टॉलरेट कर सकते हैं। और हमारी जो टोटल जो कैपेसिटी होती है वो 140 होती है, तो उसके बाद तो हम जो है हमारे लिए खतरनाक ही चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है मैकेनिकल डैमेज जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है इसके ऊपर अगर हम जाते हैं, तो इसमें भी हमारा जो है बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है, हमारे लिए सहन नहीं होता है शोर। मोटर कार हॉर्न आ जाता है, यानी कि हमारी जो मोटर सिस्टम होता है उससे प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ट्रेन गुजरने वाला जो हमारा स्टेशन होता है उसका 110 शोर होता है। मोटर कार हॉर्न जो हमारी होती है, ठीक है, मतलब कि पास में आके तो धीरे से हॉर्न होता है, कुछ का हॉर्न तो इतना ज्यादा होता है कि एकदम से आके चिल्लाते हैं कान में, ठीक है। तो मोटर कार का हॉर्न जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत हमारी करता है, तो ये दर्द की समस्या हो जाती है। इसमें मैकेनिकल डैमेज यानी कि जो हमारी यांत्रिक जो हानि है वो हमारी होनी स्टार्ट हो जाती है। और जो ट्रेन का जो हॉर्न होता है, स्टेशन पे ट्रेन पासिंग करती है तो उसका जो हॉर्न होता है तो उसका 110 डिसेबल जो है शोर होता है, तो 90 तक हम सहन कर सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस जो होती है उसमें 80 होता है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस जिसमें छपाई होती है, न्यूज़पेपर वगैरह छपना की। हैवी स्ट्रीट ट्रैफिक अगर देखा जाए तो भारी सड़क है, बार बार उससे जो है व्हीकल चल रहे हैं तो वो 70 होता है। 60 हमारी नॉर्मल जो हमारी कन्वर्सेशन होती है, नॉर्मल जो बातचीत होती है, ठीक है। और क्वाइट लाइब्रेरी उसका 40 होता है, ठीक है। और विस्परिंग जो हमारी होती है बिल्कुल धीरे धीरे बोलना वो हमारा 20 होता है, ठीक है। लाइब्रेरी की का जो हमारे नॉइज डिसेबल होता है वो हमारा 40 होना चाहिए, और नॉर्मली जो हमें जीना चाहिए वो हमें 20 पे ही जीना चाहिए, धीरे धीरे बोलना और धीरे धीरे अपना जो है नॉइज पॉल्यूशन से बचे रहना, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि ये जो चीजें होती हैं ये ज्यादा, और हमारी कैपेसिटी 140 से ऊपर तो डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है, 140 से 3 होना स्टार्ट हो जाता है सर में और हमारे कानों में और हर जगह पर, ठीक है। तो इससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, नॉर्मल हमें इसी पे जीना चाहिए 40 पे, क्वाइट लाइब्रेरी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा कम्युनिटी नॉइस लेवल जो है ये हमने देख लिया है, तो हमें किस तरीके की नॉइस में रहना चाहिए। नॉइस पॉल्यूशन हो जाता है अगर ये 85 डेसिबल से ऊपर चला जाता है तो नॉइस पॉल्यूशन के अंदर हमारी चीजें आ जाती हैं। 80 भी ज्यादा ही है। नॉर्मल कन्वर्सेशन जो है वो बस यहीं तक ही रहना चाहिए, अगर हमें नॉर्मल जी रहे हैं तो बाकी तो सारा पॉल्यूशन में ही आ जाता है। तो इफेक्ट ऑफ नॉइस, तो जो नॉइस होती है उससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ नॉइस डिफनेस, तो सबसे पहले तो इंसान बहरा ही हो जाता है। तो बहरापन जो होता है वो हमारा ज्यादा शोर शराबे की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो इसमें आ जाती है हमारी जैसे कि डिफनेस था। सबसे पहले हमारा क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है ज्यादा नॉइस से, तो सबसे पहले डिफनेस यानी कि बहरापन, विच मैन बिकम परमानेंट इफ द नॉइस एक्सपोज टू हाई। तो भी अगर आप तो शराबे के संपर्क में आ जाते हैं, डिफनेस आपको है तो और भी ज्यादा स्थायी हो जाती है और भी ज्यादा प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी। इंटरफेयर विद द स्पीच, अगर आप भाषण वगैरह दे रहे हैं तो उसमें भी बात उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। इनएबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेट, आप किसी भी चीज पर जो है अपना ध्यान केंद्रित जो है वो नहीं कर पाएंगे शोर शराबे में। लॉस ऑफ स्पीच ऑफ डिस्टर्बेंस तो स्लीप, और भाषण में तो हानि होती है, स्पीच में तो हानि होगी होगी, और आपकी जो नींद है वो भी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है ज्यादा शोर शराबे से। एक्सीडेंट इन इंडस्ट्रीज, तो जो उद्योग धंधे हैं उनमें दुर्घटना वगैरह भी हो जाती है ज्यादा शोर शराबे से। और भाई जो हमारी जो फिजियोलॉजिकल चेंज इन द बॉडी सच एज द राइज ऑफ द ब्लड प्रेशर, तो हमारे फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक रूप से परिवर्तन भी आ जाते हैं बॉडी के अंदर ज्यादा शोर शराबे की वजह से, जैसे हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा ज्यादा बढ़ जाना, तो ज्यादा नॉइस की वजह से हमारा हो सकता है। अब इसे कंट्रोल कैसे करें, तो नॉइस से कंट्रोल करने के लिए हमारे जो कंट्रोल एट सोर्सेज जो हमारे होते हैं, नियंत्रण कैसे करें। दिस इज डन बाय द सेग्रेशन ऑफ द अनक्लोजर ऑफ नॉइस सोर्सेज। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा जो भी शोर शराबे के जो हमारे स्रोत होते हैं तो उनका सबसे अलग करना, उनको यानी कि अनक्लोजर करना, घेराव करना, या बिल्कुल उनको अलग कर देना। जब जिस चीज से ज्यादा शोर शराबा हो रहा है उस चीज को जो है अलग थलग करना, ठीक है, उनसे अलग रहना। तो कंट्रोल, अगर आप काम ही वहां करते हैं तो कंट्रोल ऑफ द ट्रांसमिशन, तो भी आप क्या करेंगे उसमें नियंत्रण करेंगे उस चीज के ऊपर। दिस इज डन बाय द यूजिंग ऑफ द साउंड ऑफ अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स एंड बुलेटिंग। तो भाई इसमें क्या करना है, जैसे कि भवन, जैसे कि घरों की जो आवाज होती है वो अवशोषक सामग्री या फिर उपयोग में किया जा सकता है। मतलब कि एक कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब हो जाता है कुछ ऐसी चीजें लगाना कि भाई ऐसा मटेरियल बुलेट करना, जैसे कि ऐसे कांच के शीशे लगाए जाते हैं कि वो जो साउंड प्रूफ होते हैं, जैसे कि उनसे बाहर की आवाज अंदर नहीं आती है और अंदर की आवाज बाहर नहीं जाती है। तो ट्रांसमिशन किया जाता है कंट्रोल करने के लिए साउंड वगैरह को, तो इस तरीके की चीजें जो है लगवाई जाती हैं। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन, तो भाई इसमें जो इंसान अपनी सुरक्षा कैसे करे, दिस इज डन बाय ऑफ यूज ऑफ द ईयर प्लग, ईयर मफलर, ईयर मॉक्स एक्सेट्रा। तो भी इसमें ज्यादा शोर शराबे की अगर जगह है तो आप किस तरीके से इसको सुरक्षित करेंगे, अपने कान वगैरह में प्लग वगैरह लगा लें या ईयर मॉक्स लगा लें या कॉटन वगैरह डाल लें, आप आदि का उपयोग आप कर सकते हैं अगर ज्यादा शोर शराबे की जगह है और आपको थोड़ा सा टेम्परेरी तौर पर वहां पर रुकना है तो। नेक्स्ट हमारा लैंगिकेशन आ जाता है। कानूनी तौर पर क्या होता है इसमें, इन मोस्ट कंट्री देयर आर लॉ डीलिंग विद द नॉइस ऑफ अबार्टमेंट। तो वही इसके अंदर कानून के अंदर अधिकांश देशों में शोर कम करने से संबंधित कानून है, वहां पर ज्यादा शोर शराबा करेंगे तो वहां पर कार्रवाई की जाती है। ठीक है, तो ज्यादातर देशों में इस तरीके का कानून बनाया भी शोर शराबा कम किया जाए। जैसे कि इंडिया में भी 11 बजे के बाद जो है वो डीजे वगैरह ना बजाए या फिर किसी भी तरीके की जो वो जो है साउंड की वो ज्यादा ना रखें। नेक्स्ट हमारा जाता है इसमें पब्लिक एजुकेशन। तो पब्लिक एजुकेशन यानी कि हमारी जन शिक्षा जो होती है, लोगों को समझाना, शिक्षित करना। पब्लिक कोऑपरेशन इज आल्सो एंड द एसेंशियल एलिमेंट इज नॉइज कंट्रोल। तो सबसे पहले तो जो है शोर को नियंत्रण करने के लिए जन सहयोग की आवश्यकता होती है। तो यही मुख्य तत्व लोगों को आप समझाएं कि वो तरह तरह के जो शोर शराबा है वो ना करे, जितना हो सके अपना शांतिदायक माहौल जो है वो बना करके रखें। तो लोगों को एजुकेट करो कि जो नॉइज पोल्यूशन है वो आपकी हेल्थ के लिए कितना खतरनाक जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है, लाइटिंग है, वेंटिलेशन है, या फिर हमारा जो नॉइस है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करते रहिए। बाय बाय।